हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो हमारी हीरोइन सीधा घर जाते ही अपने पापा के पास पहुंच जाती है और गुस्से में उन्हें देखकर दूर से ही कहती है कि आप लोगों ने मेरी एंगेजमेंट सोहेल के साथ नहीं तोड़ी ना, आपने फिर से इस रिश्ते को जोड़ दिया है ना। और उसके पापा पीछे पलटकर उसे देखते हैं और धीमी सी आवाज में कहते हैं, हाँ ये सच है। और ये बात सुनकर वो गुस्से में वहीं पर खड़ी रही और फिर वो उन्हें देखकर कहती है कि आखिर आपने कब सोचा था ये सब मुझे बताने के बारे में। और फिर उसके पापा अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, बस जब तुम प्रिस्ट बन जाती, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि तुम अपने इम्पोर्टेंट काम पहले निपटा लो, इसलिए चलो अब तुम्हें पता चल ही चुका है, आओ बैठकर बातें करते हैं। और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन चुप हो जाती है और उसके पापा उसे देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो, तुम तो आज उससे अच्छे से बात कर रही थी ना, मुझे तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। और उसकी ये बात सुन के लाइक को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो गुस्से में अपने पापा को देखकर कहती थी, मैंने आपसे कहा था ना पापा, आप पहले से जानते हैं कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। और उसके पापा कहते हैं, हाँ, वो अपनी गलती मान चुका है, 3 साल मिलिट्री में लगाकर आया है वो, इस वक्त कौन किससे माफी मांगेगा और कौन किसको माफ करेगा। और ये बात सुन के हमारी लाइक कहती है, मैं उसे भूल चुकी हूँ उसकी इस गलती को, तभी तो आज मैं उसे फेस कर पाई ना। मगर ड्यूक यहाँ के कहना क्या चाहते हैं मुझसे ये कि इस धरती पर अब उसके अलावा मेरे लिए कोई लड़का ही नहीं बचा है। अच्छा, अगर सोहेल नहीं तो कौन, और कोई भी चलेगा पापा, मगर वो नहीं, और कोई भी। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती भी हो तुम एवर हार्ड हो, ऐसे कैसे तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। कोई आम इंसान तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ ल्यूडन मार्क में जाना है, उनकी फैमिली का हिस्सा बनके। तुम उनके बारे में जानती भी हो, वैसे भी गिनती की नोबल फैमिलीज बची हैं यहाँ पर, अगर वो नहीं तो और कौन। और तुम्हें पता होना चाहिए डचेस की जितनी प्रोटेक्शन है वो सब उन्हीं के वहाँ से की जाती है। और वैसे भी सोहेल की जो बहन है वो ऑलरेडी चर्च के अंदर भगवान के नाम पर अपनी जिंदगी सौंप चुकी है। और उसकी ये बात सुन के वो सोच में पड़ जाती है, सोहेल की बहन। और फिर उसे याद आता है, हाँ, उसकी बहन रिकल, जो कि चर्च में ही नन बन के रहती है, जो अपनी सारी जिंदगी भगवान को सौंप चुकी है। और उसी एकेडमी में तो मैं हाई प्रीस्ट बनने वाली हूँ। क्या इसीलिए पापा ने हाँ कर दी, क्योंकि मेरे इससे 100% हाई प्रीस्टेस बनने के चांसेस बढ़ गए। और फिर उसे वो बात याद आती है जो रेने माइकल ने उसे कही थी कि हाँ, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तुम्हारे भाई और ल्यूडन मार्क पूरी कोशिश जो कर रहे हैं कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो और जीतो। और ये बात सुन के तब वो हैरान थी, मगर अब उसे चीजें समझ में आ रही थी। और फिर वो अपने पापा को कहती हैं, तो क्यूरल लेडन ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे प्रिस्टेस बनने में मदद करेंगे। और तभी उसके पापा कहते हैं, वैसे तो उसकी हेल्प के बिना भी तुम ये जीत सकती हो, मगर फिर भी अगर वो साथ देती है तो इसमें बुराई ही क्या है। और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, वो कितना खुश था तुम्हें खुद इस एंगेजमेंट के बारे में बताने के लिए, मगर तुम तो उस रेने माइकल से मिलने गई थी ना वहाँ डेनमिक टेम्पल में, ये सच है ना। और तभी हमारी हीरोइन गुस्से में कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर ऐसा कुछ किया भी है तो हमारी बातों में उस रेने माइकल का क्या लेन देन। और तभी फिर उसके पापा गुस्से में कहते हैं, ऐसे कैसे उसका लेन देन नहीं है, तो सोहेल की वजह से तुम बची हुई हो, वरना उसके साथ तुम्हें देखकर पता भी है कितना बड़ा स्कैंडल हो जाता वहाँ पर। मुझे तो अभी तुम्हारा एटीट्यूड देखकर समझ में आ रहा है कि सोहेल का तुम्हारे साथ होना और भी ज्यादा जरूरी हो चुका है, उसके साथ ही रहा करो तुम। और उसकी ये बात सुन के वो एकदम से घबरा चुकी थी और अपने पापा की ओर देखकर कहती है कि पापा प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करें, उसने मुझे अंदर से तंग किया है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। और उसकी ये बात सुन के उसके पापा उसे इग्नोर करने लगते हैं और कहते हैं,
कि वैसे भी शादी के बाद अब ये सारी चीजें तो वैसे भी तुम्हें सारी उम्र बर्दाश्त करनी ही होंगी ना। और ये बात सुन के वो एकदम से हैरान हो जाती है कि क्या अब ये मेरी पूरी जिंदगी बन के रह जाएगा? मतलब वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है और मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकती, एक आवाज तक नहीं उठा सकती। और फिर वो एक गहरी सांस लेती है और सामने अपने पापा की ओर देखकर कहती है कि आप एक बात बताइए मुझे, क्या मेरी जगह पर अगर मेरी बड़ी बहन होती, क्या तब भी आप यही करते? बताइए मुझे, अगर ये सब स्वयंमल ने उसके साथ किया होता, क्या तब भी आप इस शादी के लिए मान जाते? क्या आप तब भी हाँ कहते? और वो अपने सवाल का जवाब लेने के लिए अपने पापा की ओर देख रही थी और उसके पापा बिना पलके झपकाए सामने की ओर देखते हुए कहने लगे, हे लायक, हाँ, सच में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा बहुत सारी चीजों को समझने में। अगर यहाँ पर शुरू से ही जुलेखा होती ना, तो ये सब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि स्वयंमल अभी जैसा है वो वैसा बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि वो जुलेखा के साथ बहुत अच्छा था। वो तो हकीकत में चेंज हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमसे मिलने के बाद वो कुछ और ही बन गया है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि उसके बदलने की वजह शायद तुम ही हो? वो फिर भी कोशिश कर रहा है पहले जैसा बनने की, वो अपनी जान लगा रहा है, तो क्या तुम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर सकती? और ये बात सुन के वो एकदम से समझ चुकी थी कि उसके हाथों से ये चीज निकल चुकी है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखकर कहती है, यस, मैं आपकी सारी बातें समझ चुकी हूँ। हाँ, लगता है आज हमने काफी बातें कर ली हैं, अब इससे ज्यादा बातें और नहीं होंगी, इसलिए मैं चलती हूँ। गुड नाइट फादर। ये बोलकर वो वहां से निकलने लगती है और तभी उसके पापा उसे जाता हुआ देखकर कहते हैं, इलायक, गॉड से प्रे करना। मैं भी करूंगा, यकीन मानो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और ये बात सुनकर वो जाते वक्त भी मुस्कुरा रही थी और ये मुस्कुराहट उसके दिल के टुकड़े कर रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अब जिन हालातों में वो है, उस हालातों में उसे कोई भी नहीं निकाल सकता। और उसे अपनी जिंदगी के पुराने पल, पुराने गहरे जख्म याद आ रहे थे। और फिर वो मन ही मन जाते वक्त यही सारी चीजें सोच रही थी कि मुझे भगवान ने बिल्कुल विश्वास नहीं है, मगर जिंदगी में जब भी ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, तब मैंने भी प्रेयर की। और मैंने प्रेयर में सिर्फ एक ही चीज मांगी कि कल की सुबह में, सुबह का सूरज तो उगे मगर उस सुबह में मैं ना हूँ, मैं बस वहीं पे खत्म हो जाऊं और अगला दिन मेरे लिए ना चढ़े। मगर ये चीजें कभी पूरी नहीं हुई। और फिर वो दिन उसे याद आता है जब उसके पापा उसे कमरे में लॉक कर देते हैं। उसने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया, उसने कोई शिकायत भी नहीं की, उसे उन सब चीजों का मुजरिम बताया गया जो उसने की भी नहीं। न जाने कहां कहां से प्रेस्ट मंगाए गए जिन्होंने चांटिंग की और उस पर पता नहीं कहां कहां से पानी फेंका गया, ऐसे जैसे वो कोई बुरी आत्मा है। और मेरे पापा, उन्होंने कहा कि ये सब मेरा प्यार है, मैं तुम्हें सही करना चाहता हूँ। इसके नाम पर उन्होंने ये सब कुछ किया और मुझे अपनी बाहों में लेकर रोने लगे कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। और उनकी आंखों का पानी वो मेरे चेहरे पर था, जैसे कि वो दुआ मांग रहे हो कि जुलिका की बजाय वो एक बार मुझसे प्यार करें, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे प्यार किया ही नहीं। वो मुझ में सिर्फ मेरी बड़ी बहन को देखना चाहते थे। और उस दिन मैंने एक प्रेयर की, वो प्रेयर थी कि मेरे पापा की मौत हो जाए। अगर भगवान इस दुनिया में सच में है तो क्या ये हो सकता है?
पर सच कहूं, अंत में मुझे पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और सोचने लगी कि मेरी बहन की तरह अगर मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए तो फिर क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। और ये सोचकर ही मेरी सांस बंद हो रही थी। हाँ, तो मैं सोच रही थी एक दिन कि मेरी अगर कोई प्रेयर पूरी होगी तो कौन सी होगी। इसलिए मैंने कभी कोई प्रेयर मांगी ही नहीं। और तभी एक मेड सामने से आकर कहती है, माय लेडी, क्या आप कहीं जा रही हैं? और फिर हमारी हीरोइन कहती है, हाँ, मेरे लिए बग्गी को तैयार कर दो। और मेड कहती है, मगर मैडम इस वक्त, क्या इस वक्त जाना सही रहेगा? और तभी हमारी लाइक कहती है, हाँ, मुझे इसी वक्त जाना होगा, मुझे इसी वक्त हिलड्यूट टेम्पल जाना है, और वहां पर मेरा जाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बोलकर वो मेड की ओर देखने लगती है। यहाँ आपको बता देती हूँ, जिस टेम्पल के बारे में बात हो रही है ये रेने माइकल वाला टेम्पल है, जहाँ पर रेने ने उसे बुलाया था कि आप कभी भी आ सकती हैं। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाती है, मगर मेड को वहाँ की सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। और फिर वो हमारी हीरोइन को देखकर कहती है, माय लेडी, कुछ हुआ है क्या, कुछ बहुत बुरा? क्योंकि वो साफ साफ हमारी हीरोइन को रोते हुए देख रही थी। लाइक वैसे बहुत स्ट्रांग थी, वो किसी के सामने ऐसे कमजोर पड़ने वाली लड़कियों में से नहीं थी, मगर आज उसकी आंखों में से पानी जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। शायद आज उसे अपनी जिंदगी अपनी नहीं लग रही थी। और तभी वो अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचती है कि बस अब मुझे एक ही काम करना है, बदला लेना है अपने पापा से। हाँ, और इसके अलावा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करूँ? क्या मैं फांसी ले लूं, अपनी जान ले लूं? तो मेरे पापा को अफसोस होगा। उनकी बेटी अगर इस दुनिया से गायब हो जाए तो क्या करेंगे वो? और या मैं रेने माइकल के साथ एक रात बिता लूं, उससे ज्यादा नफरत वो किसी से भी नहीं करते। तो उनका रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी उसके साथ सोकर आई है? और ये चीज सोच के वो एकदम से हंसने लगी, मानो वो उस चीज को इमेजिन कर रही थी कि उसके पापा का चेहरा कैसा होगा। और तभी उसकी मेड और हैरत से देखने लगती है कि मिस, क्या आप सच में ठीक तो हैं? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। और तभी वो खिलखिला के हंसने लगती है और कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस अपने जख्मों को सिलने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी फिर वो सोचने लगती है कि सच में ये सारी चीजें कितनी अजीब है ना, सोचते हुए भी अजीब लग रहा है। और फिर सोचने लगती है कि अगर मैं ये सारी चीजें करूंगी तो उल्टा मैं भी एक गंदे खड्डे के अंदर गिर जाऊंगी। और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतनी नीचे नहीं गिर सकती। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, कुछ और देखना होगा। और तभी वो पहुंच जाते हैं और बग्गी वाला कहता है कि मैडम, हम लोग चर्च में पहुंच चुके हैं। और तभी हमारी हीरोइन वहां उस बग्गी से उतर कर कहती है कि हनान, तुम यहीं पर वेट करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम कैरेज के पास ही रहना, ठीक है? और तभी हनान कहती है कि क्या आप अकेली चले जाएंगी, आप ठीक नहीं लग रही हैं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहीं पर रुको। और वो अंदर चली जाती है चर्च के। और फिर वो सोचने लगती है कि रेने माइकल ने मुझे क्या कहा था, यहाँ पर आकर मुझे किसे देखना है और किसे मिलना है। और फिर वो याद करने लगती है कि मुझे रेड हेयर वाले डेकॉन को मिलना है ना, रेड हेयर वाला। वो इधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नजर जाती है सामने खड़े शख्स पर, जो कि रेड बालों वाला होता है। और उसके पास जाकर वो मुस्कुराने लगती है और बड़े ही प्यार से जाकर कहती है कि मुझे कन्फेस करना है प्रिस्ट मैक्स को, तो क्या वो अभी इस वक्त अवेलेबल होंगे? और तभी वो पर्सन उन्हें अपने साथ ले चलता है। काफी लंबे रास्ता तय करने के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर रेड वालों वाला शख्स उसे कहता है कि ये कॉरिडोर से आप एंटर होकर सीधे चले जाइए। और ये देखकर हमारी हीरोइन
चुपके से वहां पर आगे की ओर बढ़ने लगती है। वो देखती है कि वहां पर कितनी खामोशी है, वहां पर और कोई भी नहीं है, मगर उसे किसी के वहां पर होने का एहसास होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मेरे आने से पहले ही यहाँ पर प्रिस्ट मैक्स आ चुके हैं। हाँ, मुझे थोड़ा सा एहसास तो हो रहा है कि पर्दे के दूसरी साइड पर कोई है, और ये सोचकर वो सीधा उस कमरे के अंदर एंटर करती है, और एंटर कर कर वो चुपचाप वहां पर बड़े ही आराम से बैठ जाती है। और बैठकर फिर वो कुछ पलों के लिए तो सोचने लगती है कि अब मैं क्या बोलूं, किससे बोलूं और कैसे बात करूं। क्या ये रेने माइकल है दूसरी तरफ, या कोई प्रीस्ट है? और अगर ये कोई प्रीस्ट है तो फिर मुझे माइकल को यहाँ पर बुलाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा ना। और ये सोचते वक्त वो एकदम से आवाज लगाती है दूसरी तरफ देखकर पर्दे के, और कहती है कि प्रिस्ट। और तभी उधर से आवाज आती है और फिर दूसरी तरफ से साथ में ही एक और आवाज आती है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पागलपन है। हाँ, किसने सोचा था लेडी एवरहार्ड इतनी जल्दी प्रिस्ट से खुद मिलने आ जाएंगी। और उसकी आवाज सुन के हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो जाती है कि ये आवाज तो रेने माइकल की है ना, ये यहाँ पर मतलब कि प्रिस्ट मैक्स कोई और नहीं बल्कि रेने माइकल ही है। और तभी फिर वो सोचने लगती है कि ये इंसान प्रिस्ट की जगह पे क्या कर रहा है। मतलब जो इंसान बुरे काम करता हो भगवान को कैसे मान सकता है। वो समझ नहीं पा रही थी इन सब चीजों को। और तभी हमारे हीरो उसकी इस सोच को तोड़ते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर अपने गुनाह बख्शाने के लिए आए हो तो मैं भगवान के जगह पर वो सारे तुम्हारे गुनाह सुनूंगा और अच्छे से उनका हल भी बताऊंगा। और हमारी हीरोइन कहती है मुझे नहीं पता था कि ग्रेस यहाँ पर प्रिस्ट का रोल भी अदा करते हैं। और हमारे हीरो कहते हैं वो तो करना ही पड़ेगा ना, जितने बुरे काम मैंने किए हैं तो नर्क में मेरी सीट पक्की है, इसलिए थोड़ा बहुत भला तो करना ही पड़ता है। और हमारी हीरोइन कहती है कि नरक में एक बार नहीं तुम्हारी 2 बार सीट पक्की है। और फिर वो देखकर कहता है कि पर मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर मिलने आ जाएंगी। हाँ, लगता है आपको मेरी वैल्यू समझ में आ चुकी है और कुछ तो ऐसा है जो अब आप इस वक्त मुझसे चाहती हैं, है ना? और उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि मैं क्या कहूँ। पहली बात है कि मैं इसके साथ सोना चाहती हूँ, और सच में ब्रांट में ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। या इसे कहूँ कि मेरे पापा को खत्म कर दे। अगर पहली बात पूरी हुई तो मेरे लिए मेरी जिंदगी का क्या होगा, वो भी तो साथ में खत्म हो जाएगी। और अगर दूसरी बात हुई पूरी तो भले ही मैं अपने पापा से नफरत करती हूँ, मगर वो सिर्फ मेरे पिता नहीं हैं, वो जान के भी पिता हैं, और मेरी माँ के पति जिन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। क्या मैं उनके रिश्ते भी एक साथ खो सकती हूँ? नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। और फिर वो दूसरी तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए स्यूमल ल्यूडन मार्क को मेरी जिंदगी से दूर कर सकते हो? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। हाँ, और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है ये सही है, अगर स्यूमल मेरी जिंदगी से चला जाएगा तो शायद मेरी जिंदगी में मैं एक कठपुतली की तरह नहीं जीऊंगी, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाऊंगी। और तभी हमारे हीरो उसकी बात ये सुनकर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और हमारी हीरोइन दूसरी तरफ देखने लगती है पर्दे के कि क्या सच में ये इतनी जल्दी मान गया। और फिर कहती है मगर तुम्हें इस बदले में क्या चाहिए? तो रेने कहता है इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इस वक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने को, मगर हाँ, अगर लेडी एवरहार्ट प्रिस्ट बन गई तो तुम मुझे कुछ दे सकती हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी डील तभी लागू होगी जब मैं प्रिस्ट बनूंगी, है ना? और तभी रेने कहता है कि हाँ, इसलिए तो लेडी एवरहार्ट को प्रिस्ट बनना ही होगा।
अभी मैं तुम्हारे लिए तुम जो चाहोगी वो करूंगा, मगर उसके बाद तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। और हमारी हीरोइन कहती है मगर मैं प्रिस्टेस नहीं बनना चाहती, और अगर मैं तुम्हारे कहने पे प्रिस्टेस बनती हूँ तो मैं तुम्हारी 2 विश पूरी करती हूँ, एक तो प्रिस्टेस बनना और ऊपर से उसके बाद तुम्हारा कहना मानना। और तभी फिर हमारे हीरो देखकर कहते हैं कि लेडी एवरहार्ड, अगर तुम प्रिस्टेस नहीं बनोगी तो फिर मैं तुम्हारी शादी को बस डिले कर सकता हूँ, रोक नहीं सकता। फिर तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर तुम प्रिस्टेस नहीं बनोगे तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए, तो फिर तुम मुझे क्या ऑफर करो। और इलाइक यही सोच रही थी कि ये सही है, सिर्फ एवरहार्ड हाउस के नाम के अलावा मेरी जिंदगी में और है ही क्या। और फिर वो कहती है कि अगर मैं इसमें फेल हो गई तो फिर। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि फिक्र मत करो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बाकी बातें हम तुम्हारे प्रिस्ट बनने के बाद करेंगे, और थोड़े दिनों के लिए उस ल्यूडन मार्क को बर्दाश्त कर लो, बाकी बाद में तो उसे मैं संभाल ही लूंगा। हाँ, और फिर वो उसे एक खंजर तोहफे के तौर पर देता है और कहता है कि हम पहली बार मिले हैं और डील की है तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज करना ही चाहिए ना आपस में, इसलिए ये लो पकड़ो, ये खंजर है और इससे तुम अपने जो नीचे स्कर्ट है उसका एक छोटा सा कपड़ा काट कर देना, यहाँ पर तुम्हारा नाम और ड्रेस के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है क्या, ये क्या बोल रहा है। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि सच में इसे कितना कुछ पता है लड़कियों के कपड़ों के बारे में। और फिर मन में सोचती है कि हाँ, पहली बार मिले हैं और डील की है तो एक दूसरे की कोई ना कोई चीज तो देनी ही पड़ेगी ना। फिर वो उसी खंजर से उस कपड़े को काटने लगती है, यहाँ पर नोबल्स लड़कियों की ड्रेस का नाप और सारा कुछ लिखा होता है, और वो काट कर उसको दे देती है।